Hello everyone, this is Sunajuni physicist and welcome back at my YouTube channel TMBB Physics Classes। पिछले लेक्चर में अपन ने पतले लेंसों के संयोजन के लिए तुल्य फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला निकाल लिया था एंड आज का जो लेक्चर है वो पिछले लेक्चर से टोटली डिफरेंट है एंड नया है, जिसमें अपन पढ़ने जाएंगे प्रिज्म के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे प्रिज्म की परिभाषा, प्रिज्म के लिए विचलन कोण, प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म के लिए पदार्थ के अपवर्तनांक का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम हो गया अपना प्रिज्म। ठीक, तो प्रिज्म क्या होता है बेटा, सबसे पहला पॉइंट अपना ये रहेगा। तो देखो प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक समांगी पारदर्शी माध्यम है। पहला पॉइंट क्या हो गया भाई, समांगी है और कैसा है, पारदर्शी मीडियम है। ठीक है, जो कम से कम दो सतहों से घिरा होना चाहिए, कम से कम, ज्यादा कितनी भी हो। ठीक है, और दोनों जो सतह हैं वो दोनों किसी न किसी एंगल पर एक दूसरे पर झुकी होनी चाहिए। ठीक है, अब वो एंगल आपके पास न्यून कोण हो सकता है, समकोण हो सकता है या फिर अधिक कोण हो सकता है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, किसी कोण पर झुके हुए दो अपवर्तक सतह, दोनों की दोनों सतह कैसी होनी चाहिए, अपवर्तक, यानी दोनों सतहों से अपवर्तन की क्रिया होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि अपन आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो प्रिज्म द्वारा परावर्तन भी कर सकते हैं अपन, और प्रिज्म के द्वारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं, वो सब थोड़ा हाई लेवल की बातें हो गई। तो अपन ने इसमें क्या बोला कि किसी कोण पर झुके हुए दो अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी समांगी माध्यम क्या कहलाएगा, तुम्हारे पास प्रिज्म कहलाएगा। ठीक है, तो यहां मैं परिभाषा लिख देता हूं पहले। तो देखिए अपन ने लिखा था कि किसी कोण पर, यहां पर कोई भी कोण हो सकता है, न्यून कोण हो, समकोण हो या अधिक कोण हो, तो किसी कोण पर झुकी हुई दो अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी समांगी माध्यम क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। तो देखो क्या बनाना आपको, सबसे पहले किसी कोण पर झुकी हुई क्या बनाना, दो अपवर्तक सतह बनाना है। तो एक जनरल मैं प्रिज्म का डायग्राम बना रहा हूं। मान ले ये एक अपवर्तक सतह है, ठीक है, जिसका नाम दे दिया ए और यहां पर दे दिया बी। इसी से कुछ कोण बनाते हुए यहां पर कोई दूसरी अपवर्तक सतह है ए सी, तो दो अपवर्तक सतह होगी ए बी और दूसरी क्या हो गई बेटा, ए सी, दो अपवर्तक सतह है। और ये देखो किसी न किसी कोण पर झुके हुए हैं, यहां मान ले इसका एंगल है थीटा, कल्पना कर लीजिए। ठीक है, तो ये किसी न किसी कोण पर दो अपवर्तक सतह झुकी हुई है। ये 2D में बनाया हुआ, वास्तव में रियल में 3D में डायग्राम होगा। तो ये एक अपवर्तक सतह ए बी, यहां पर दूसरी अपवर्तक सतह ए सी, दोनों किसी कोण पर झुकी हुई है और इनके बीच में कोई ना कोई मीडियम है। और कैसा मीडियम है बताया मैंने, कैसा होना चाहिए, समांगी होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये पूरा जो व्यवस्था है वो क्या कहलाएगा बेटा, प्रिज्म। तो देखो यहां पर नीचे जो दूसरी एक तीसरी सतह और है जो आधार कहलाता है इसका। ठीक है भाई, ये क्या कहलाती है, अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह। तो सतह एक हो गई और इधर सतह दो हो गई। और यहां पर देखिए, जरा गौर से देखिए, ये जो ए एंगल दिख रहा है आपको, ये किन किन के बीच में है, इन दोनों अपवर्तक सतहों के बीच में है। तो इसे बोला जाता है अपवर्तक कोण। क्या बोला जाता है, अपवर्तक कोण। ठीक है भाई, या इसका दूसरा नाम होता है जो जनरल काम में लेते हैं अपन, प्रिज्म कोण। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रिज्म कोण बोल दीजिए या फिर आप अपवर्तक एंगल। ठीक है भाई, रिफ्लेक्टिंग एंगल या प्रिज्म एंगल। ठीक है, इसको बेसिकली अपन कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से लेकर आपके पास 180 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है, 180 नहीं होगा। ठीक है, 0 होगा तो फिर उसकी अलग अलग कंडीशन होगी, न्यून कोण हो सकता है, समकोण हो सकता है या फिर अधिक कोण हो सकता है। तो इसी के आधार पर फिर प्रिज्म भी आगे 2-3 टाइप के और होते हैं। ठीक है भाई, तो ये मैंने क्या बताया, देखिए बेसिकली अपने प्रिज्म की परिभाषा देख ली है। दो अपवर्तक सतह होती है और अपवर्तक सतहों के बीच का जो कोण होता है उसे अपवर्तन कोण या प्रिज्म कोण कहा जाता है। और तीसरी जो सतह है वो क्या कहलाएगी, आपका आधार कहलाती है। ठीक है, अब एक चीज और देख, एक चीज होती है परिच्छेद, काट परिच्छेद या प्रिज्म का काट परिच्छेद, छेद या मुख्य काट परिच्छेद भी बोला जाता है इसको। तो ये क्या होता है भाई, देखो एक चीज तो अपन ने देखी परिभाषा, ठीक है, दूसरा क्या देख लिया, अपवर्तन कोण, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ए से। ठीक है, फिर दो अपवर्तक सतहें होती है आपके पास। अब होता है मुख्य काट परिच्छेद। तो ये क्या होता है वास्तव में, जो आपके पास अपवर्तक सतह है उनके लंबवत काटा गया भाग, उनके लंबवत काटा गया भाग, तो बोल दूंगा अपवर्तक सतहों के लंबवत काटा गया पृष्ठ।
ठीक है भाई। तो काट परिच्छेद है क्या, वास्तव में एक पृष्ठ है, सतह है, जो कैसे है, इस तरीके से लंबवत काटी गई है। जैसे यहां मैं काट रहा हूं, यहाँ 90 डिग्री बनाते हुए अगर मैं काट देता हूं तो ये आपके पास काट क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये सब आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर अपन इसके बारे में और प्रिज्म कितने होते हैं वो लिख लेते हैं। तो इसको एक बार के लिए आप उतार लीजिए। तो चलिए अब अपन देखते हैं कि और प्रिज्म कितने प्रकार के होते हैं। प्रिज्म बहुत प्रकार के होते हैं, बट अपने स्कूल लेवल की बात करें तो अपन 3 प्रकार के प्रिज्म देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। बाकी बहुत सारे इसके टाइप्स हैं। तो 3 प्रकार के कौन कौन से, एक तो जनरल आपके पास काम में आएगा जिसको बोला जाता था त्रिकोणीय प्रिज्म, त्रिकोणीय प्रिज्म, ठीक है, जिसका नाम समबाहु प्रिज्म भी बोला जाता है, समबाहु प्रिज्म, ठीक। समबाहु प्रिज्म में नाम से पता लग रहा है कि सभी भुजाएं कैसी होगी, समान होगी, और सभी भुजाएं समान होगी तो इनके कोण भी क्या होंगे, समान। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें देखो ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर है, तो इसको नाम दे दूं ABC, ठीक है भाई। तो यहां पर भी एंगल बराबर होगा 60 डिग्री, यहां भी 60, और यहां पर भी कितना होगा 60 डिग्री। तो ऐसा आपके पास अगर प्रिज्म आपको देखने को मिले तो इसे बोला जाता है त्रिकोणीय या समबाहु प्रिज्म, ठीक बेटा। अब दूसरा प्रिज्म आपके पास होता है समकोणिक प्रिज्म, समकोणिक प्रिज्म, ठीक बेटा। नाम से पता लग रहा है कि इसमें एक एंगल कैसा होगा, समकोण होगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए इस तरीके से प्रिज्म बना दिया मैंने, यहां पर 90 डिग्री एंगल है फिक्स, ठीक है। अब यहां पर जो 2 एंगल दिख रहे हैं वो θ1 और θ2 है, मतलब ये दोनों अलग अलग होंगे, 90 से कम होंगे, ये भी न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण होगा। तो हो सकता है ये 70 डिग्री हो जाए, या मान लीजिए 30 डिग्री हो जाए, या ये हो सकता है ये 45, ये 30 डिग्री। तो दोनों डिफरेंट है, ध्यान रखना, तब है समकोणिक प्रिज्म, ठीक है। और 90 डिग्री यहां पर होना चाहिए। और अगर ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाए और ये 90 डिग्री हो, तब वो एक तीसरा टाइप और हो जाता है समकोणिक, आपके पास समद्विबाहु प्रिज्म, सॉरी, तो बोल दूंगा समकोणिक, और इसका दूसरा नाम समकोणिक समद्विबाहु प्रिज्म, ठीक बेटा। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। तो देखो इसमें एक चीज तो फिक्स है भाई, 90 डिग्री एंगल होना है एक तो, ठीक है, ये तो समकोणिक हो गया। और समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं बराबर है, अर्थात 2 कोण बराबर हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये भी 45 डिग्री का एंगल होगा, और ये भी कितनी डिग्री का होगा, 45 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो ये आपके पास 3 प्रिज्म आपके काम में आएंगे बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए एंगल का मान ए का मान 0 डिग्री हो जाए, तब आपके पास समांतर प्लेट बन जाती है, वो भी प्रिज्म की भांति काम करता है। तो इनको भी राइट डाउन कर लीजिए। फिर अपन पढ़ते हैं प्रिज्म के लिए विचलन कोण और उनके पदार्थ के अपूर्णांक। तो इसको राइट डाउन कर ले, फिर मैं मिटा देता हूं। चलिए अब अपन मेन डेरिवेशन देखते हैं अपना, जिसमें अपन किसी त्रिकोणीय त्रिभुज लेंगे, सॉरी चलिए अब अपन त्रिकोणीय प्रिज्म के लिए विचलन कोण निकालेंगे, ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण निकालेंगे और पदार्थ का अपवर्तनांक का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो 3 चीज आपको, विचलन कोण डेल्टा, डेल्टा मिनिमम और n, 3 फॉर्मूले बनाने हैं किसके लिए, आपके पास प्रिज्म के लिए। तो डायग्राम बना देता हूं मैं सबसे पहले। तो यहां इस तरीके से डायग्राम है, ये मैंने एक त्रिकोणीय प्रिज्म लिया है जिसका ये एंगल A हो गया, यहां पर B हो गया, यहां पर C एंगल हो गया, त्रिकोणीय लिया, ध्यान रखना, ठीक है भाई। जिसका यहां पर ये जो कोण होता है इसको क्या बोला जाता है, प्रिज्म कोण बोला जाता है, प्रिज्म कोण, सबको पता आपको, ठीक। ये वाला पृष्ठ क्या हो गया, AB सतह अपवर्तक पृष्ठ है, और AC सतह भी क्या है, अपवर्तक सतह है, और ये नीचे वाला क्या भाग हो गया, आधार हो गया, ठीक। तो देखो इस पर आपको क्या कराना है, इस पर आपको AB सतह से प्रकाश की किरण एंटर करवाना है और अपवर्तन की घटना के द्वारा वापस निर्गत किरण को शो ऑफ करना, और फिर उसके लिए डेल्टा कितना होगा, डेल्टा मिनिमम कितना होगा, और पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, इन 3 चीजों का फॉर्मूला डेराइव करना है, ठीक बेटा। तो मान ले ये मैंने जो प्रिज्म लिया कैसा लिया भाई, त्रिकोणीय लिया है, यानी समबाहु लिया है, ठीक है, ठीक है। तो इसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना ले लिया बेटा मैंने, n ले लिया, और इसको मैंने रखा विरल माध्यम वायु में। विरल कैसा माध्यम लिया मैंने, वायु लिया। तो इसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होने वाला है, यहाँ पर 1 होने वाला है, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना ले लिया मैंने, n ले लिया। तो इधर वापस क्या आ गया तुम्हारे पास, n1 आ गया। तो इधर दोनों तरफ मीडियम है वायु, और ये बीच का माध्यम है n। अच्छा, प्रिज्म बनता किससे है बेटा,
प्रिज्म कोई भी पारदर्शी सतह से बनता है, पारदर्शी माध्यम से बनता है, जहां पर कांच भी हो सकता है, फाइबर हो सकता है, फ्लोराइट हो सकता है। ठीक है बेटा। और प्रिज्म का उपयोग कहाँ होता है? प्रिज्म का उपयोग प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में बांटने में किया जाता है। और इसके अलावा प्रिज्म का उपयोग अपन रिफ्लेक्शन में भी करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी करते हैं। यानी प्रकाश की किरण को अगर आपको मोड़ना है ना, तब भी आप प्रिज्म का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूजेज है, आपको अलग से लिख लेना आप। ठीक, चलिए अपन डेरिवेशन में चलते हैं। तो अपन ने क्या लिया? ए बी सी, एक त्रिकोणीय प्रिज्म ले लिया जिसको विरल माध्यम में रखा गया। इधर का अपवर्तनांक n1 इक्वल टू कितना हो गया? 1, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है? n हो गया। ठीक है भाई, चलिए अब अपन इस पर प्रकाश की किरण आपतित कराते हैं। ठीक है, तो देखो यहां कहीं मान लीजिए ये एक अभिलंब है, यहां एक अभिलंब ड्रॉ कर देता हूं। ठीक, ये एक अभिलंब है किस पर? सतह AB पर। ठीक है, सतह AB पर n डैश अभिलंब है। ठीक है, या n इधर कुछ नाम मत दीजिए आप, बाद में काम आ जाएगा। तो ये अभिलंब है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है भाई, ये हम सब जानते हैं। तो यहां पर प्रकाश एंटर कराते हैं इस पॉइंट पर, तो यहां से प्रकाश की किरण को मैं एंटर करवा रहा हूं इस जगह, इस तरीके से। ठीक है, यहां नाम दे देता हूं P, और इस बिंदु को दे देता हूं मैं, सपोज कर लीजिए Q। ठीक है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा उसको क्या नाम देंगे अपन, बताइए। देखो अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है उसे बोला जाता है आपतन कोण। इसको मैं लिखा जाएगा I1 से लिख देता हूं। ठीक है भाई, तो ये कौन सी किरण है बताइए? PQ, आपतित किरण हो गई। ठीक है, अलग से लिख देंगे अभी यहां पर। अब क्या होगा बेटा? इधर विरल माध्यम है और इधर सघन आ गया, तो प्रकाश की किरण का जब अपवर्तन होता है तो अपन ने पढ़ रखा है कि अभिलंब के पास झुक जाएगी। क्यों झुकेगी भाई? क्योंकि इधर माध्यम कौन सा है? सघन है। तो इधर जब मीडियम आपके पास डेंसर होगा तो ये प्रकाश की किरण कुछ झुक जाएगी। किसकी तरफ झुक जाएगी? अभिलंब की ओर। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी प्रकाश की किरण। तो यहां पर जो एंगल बनेगा इसको बोला जाता है अपवर्तन कोण, जिसका मान मैं लिख रहा हूं R1। कितना लिख रहा हूं भाई? मैं R1 लिख देता हूं, R1। ठीक है, ये कौन सी सतह के लिए अपवर्तन कोण है? सतह AB के लिए। अब प्रकाश की किरण देखो एक मीडियम में सीधी रेखा तक चलेगी। ठीक है, फिर जैसे ही इस भाग पर टकराएगी, यानी इस क्षेत्र पर, इस बिंदु पर टकराएगी, जो कि सतह कौन सी है? AC है। इसके जस्ट आगे कौन सी सतह आ रही है? वायु आ रही है, निर्वात आ रहा है। तो वापस प्रकाश की किरण अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। तो पहले इस पर अभिलंब ड्रा कर देता हूं मैं, तो ये अभिलंब इस तरीके से हो जाएगा। ये अभिलंब हो गया तुम्हारे पास। ठीक है भाई, अभिलंब हमेशा सतह के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहां लिख देता हूं मैं 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अब देखो यहां पर जो कोण बनेगा इसको बोला जाऊंगा R2, जो कि आपतन कोण है। कौन सी सतह के लिए? AC सतह के लिए आपतन कोण है, जिसको R2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर ये मीडियम कौन सा था? डेंसर था। अब बाहर कौन सा हो गया? रेयर मीडियम हो गया। तो वापस प्रकाश की किरण क्या होगी? मुख्य अभिलंब से दूर हटेगी, तो कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, इसको एंगल नाम दे दीजिए PQR दे देता हूं यहां पर, और यहां दे देता हूं S। ठीक है बेटा, तो देखिए यहां पर अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो एंगल है वो आपके पास कहलाएगा निर्गत कोण, जिसको I2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, या फिर आपकी NCERT बुक में E से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो I2 भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू E बोल सकते हो। ठीक है, और इसे कौन सा कोण माना जाता है? निर्गत कोण। ठीक है, यहां से एग्जिट करती है तो निर्गत कोण बोला जाता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 2-3 किरणें दिख रही है आपको। पहली किरण देख PQ क्या आ रही है? आपतित किरण हो गई। QR माध्यम में चल रही है, अपवर्तित किरण हो गई। RS निर्गत किरण। ठीक है, तो 3 किरणें हो गई। ये कोण क्या बेटा? आपतन कोण। ये अपवर्तन कोण किसके लिए? पहली सतह के लिए। ये वापस आपतन कोण किसके लिए? दूसरी सतह के लिए। और ये निर्गत कोण किसके लिए? दूसरी सतह के लिए। ठीक है बेटा, अब जरा गौर से देख, आपने बात करनी है विचलन कोण की। कौन से कोण की? विचलन कोण, डेविएशन एंगल, जिसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। ये अपन ने समतल दर्पण के बारे में जब जिक्र किया था तब इसका जिक्र हुआ था, विचलन कोण क्या होता था। तो वहां पढ़ा था अपन ने कि कोई भी प्रकाश की किरण अपनी मूल दिशा से जितनी विचलित हो जाती है वो कोण इसका कहलाता है विचलन कोण। तो अभी यहां देखिए, अगर ये प्रिज्म नहीं होता, गौर से समझना इसको, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो PQ जो किरण है वो किस तरीके से जाती भाई? प्रिज्म नहीं होने पर PQ किरण ऐसे जाती। ठीक है बेटा, इस तरीके से PQ जाती। लेकिन अपन जानते चूंकि प्रिज्म है, तो प्रिज्म की वजह से जो PQ किरण इस तरीके से जानी थी वो अब कैसे गई? बाहर देखिए कैसे आ रही है? RS के थ्रू आ रही है। तो वास्तव में PQ किरण अब RS किरण के रूप में बाहर आ रही है। तो ये निर्गत किरण हुई तुम्हारे पास। तो ये प्रकाश की किरण इस तरीके से जा रही थी, तो ये अब इस तरीके से गई, मतलब ये इतनी मुड़ गई,
इस किरण की दिशा से, अपनी मूल दिशा से इतनी मुड़ गई, जितनी मुड़ गई उसका जो मान है कोण का, वही क्या कहलाता है, विचलन कोण। तो जरा इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ आप, आरएस को पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो यहां कहीं आपको ये मिलती हुई नजर आएगी। तो यहां पर जो एंगल दिख रहा है उसको बोला जाता है विचलन कोण। क्यों? क्योंकि देखो आपतित किरण थी, ये अपनी मूल दिशा से कितनी मुड़ी, इतनी मुड़ गई। तो यहां पर जो जितनी मुड़ी, वो मुड़ने वाला जो कोण है वो क्या कहलाता है, विचलन कोण। तो इसका मान तुम्हें निकालना है, ठीक है बेटा। अब अपन ने देखा था कि विचलन कोण एक अदिश राशि है। तो अगर मैं पहली सतह के लिए विचलन अलग से निकाल लूं और फिर दूसरी सतह के लिए विचलन अलग से निकाल लूं और फिर दोनों को मैं जोड़ दूं, यानी दोनों विचलनों को मैं अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल विचलन कोण आ जाएगा, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से देख, जरा गौर से देख, सबको भूल जाए, एक बार वापस देख इसको। ये प्रकाश की किरण इस तरीके से जा रही थी, लेकिन पहले माध्यम की वजह, ये पहली सतह की वजह से कैसे गई, इस तरीके से गई। तो देखो यहां पर विचलन कितना हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ, यहां से लेकर यहां तक, जिसको डेल्टा 1 बोल दो अगर मैं, तो ये क्या हुआ वास्तव डेल्टा 1, ये पहली सतह के लिए विचलन कोण हुआ। इसी प्रकार से दूसरी सतह की बात करो, एसी की, तो एसी में देखो किरण ऐसे जा रही थी, ठीक है, और अब ऐसे गई, तो यहां पर विचलन कोण हुआ कि नहीं हुआ, ये कोण क्या कहलाएगा, डेल्टा 2, ठीक है भाई। तो पहली सतह के लिए कितना हो गया, डेल्टा 1, दूसरी सतह के लिए कितना हो गया, डेल्टा 2, और पूरे प्रिज्म के लिए कितना हो गया, डेल्टा। तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो अगर मैं बात, ये पी क्यू आर एस, इसको नाम दे देता हूं टी और इसको दे देता हूं मान ले एक्स, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट हो गया एक्स, ये हो गया टी। तो त्रिभुज देखिए आप, टी क्यू आर, देखो टी क्यू आर, इसमें ये दो आंतरिक कोण है और ये हो गया इनका बाह्य कोण। तो आप जनरली जानते हैं मैथमेटिक्स में कि जो बाह्य कोण होता है वो दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी डायरेक्ट यहां से भी दिमाग लगा सकते हैं कि डेल्टा का जो मान होगा वो क्या होगा बेटा, डेल्टा का जो मान होगा वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगा। ये आपको याद रखना है कि यहां से इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा डेल्टा, ठीक है भाई। तो ये अपन आगे अजम्पशन चलेंगे। तो इससे पहले अपन लिख लेते हैं क्या क्या चीजें दे रखी है। तो फटाफट से लिखता हूं बेटा, पी क्यू क्या है, पी क्यू है क्या, फिर देखता हूं क्यू आर क्या है, फिर देखते हैं अपन आर एस क्या है, फिर देखते हैं आई 1 क्या है, फिर देखते हैं आर 1 क्या है, फिर देखेंगे आर 2, फिर लास्ट में आ जाएगा आई 2 या फिर इसको बोला जाता है ई। तो इन सब चीजों के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। तो पी क्यू देख जरा क्या है, पी क्यू, पी क्यू आपतित किरण, आपतित किरण हो गया, ठीक है। क्यू आर क्या हो गया, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। फिर देख आर एस क्या हो गया, निर्गत किरण, निर्गत किरण, ठीक है बेटा। आई एंगल क्या है, आपतन कोण, कौन सी सतह के लिए आपतन कोण, ए बी सतह के लिए। तो लिख दूं सतह ए बी के लिए, सतह ए बी के लिए आपतन कोण, आपतन कोण। फिर R1 क्या है, सतह है, वही सतह वापस ए बी के लिए क्या है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। समझना है इसको तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में डायरेक्ट आता। R2 क्या है, सतह है, दूसरी सतह का नाम देखिए जरा यहां पर, AC, सतह AC के लिए क्या है, आपतन कोण, AC के लिए आपतन कोण है, ठीक है भाई, इंसिडेंट एंगल। और यहां पर जो I2 है या फिर E बोला जाता है वो क्या है, सतह है, सतह AC के लिए या तो बोल दो अपवर्तन या फिर बोल दो इसको निर्गत कोण, ठीक है बेटा, जिसको एंगल E से रिप्रेजेंट करते हैं एनसीईआरटी में। बाकी आप अलग किताबों में पढ़ोगे तो R2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सब चीज लिख दी। BC क्या है यहाँ पर, BC क्या है बेटा, आधार है प्रिज्म का, ठीक है। और डेल्टा यहां पर बात करते हैं और बात कर लेते हैं एक बार, डेल्टा 1 क्या है और डेल्टा 2 क्या है और केवल डेल्टा क्या है, इन तीनों चीजों के बारे में भी लिख लेते हैं। डेल्टा 1 देख जरा क्या है भाई, सतह AB के लिए क्या है, विचलन कोण। तो सतह AB के लिए विचलन कोण, विचलन कोण, ठीक बेटा। डेल्टा 2 क्या है बेटा, डेल्टा 2 हो गया सतह AC के लिए विचलन कोण, तो सतह AC के लिए विचलन कोण, ठीक है। और डेल्टा क्या है, संपूर्ण प्रिज्म के लिए, संपूर्ण प्रिज्म के लिए क्या हो गया, विचलन कोण, विचलन कोण। यह बात आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। R1 क्या है, डेल्टा 1 क्या है, I1 क्या, सारी चीजें जब आपको पता होगी तो कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी, ठीक है बेटा।
मान ले यहाँ एंगल बना है अब थीटा, ये थीटा एंगल है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है भाई, अब अपने को विचलन कोण का डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले मैं डेल्टा 1 का मान निकाल देता हूं। यहां तक तो आपने लिख दिया सारी चीजें, अब अपन डेरिवेशन देखते हैं, समझना आराम से। तो चित्र से क्या होगा बेटा, आराम से देखना। चित्र से मुझे फटाफट बताओ डेल्टा 1 का मान क्या है, चित्र में देखकर। डेल्टा 1, ये रहा डेल्टा 1। आपको ज्योमेट्री लगानी है, ये एंगल पूरा I1 है, तो इधर भी पूरा कितना होना चाहिए, I1 होना चाहिए शीर्षाभिमुख कोण से, या ये कोण और ये पूरा कोण बना होना चाहिए I1। लेकिन चूंकि मुझे डेल्टा 1 निकालना है, तो ये अगर पूरा वॉल्यूम में I1 है, तो अगर मैं I1 में से R1 घटा देता हूं तो डेल्टा 1 आ जाएगा। आराम से देख लो, देखो ये पूरा I1, तो इधर भी पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल होना चाहिए I1, तो उसमें से अगर मैं R1 नीचे वाला घटा दूं तो ऊपर वाला डेल्टा 1 आ जाएगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं, I1 माइनस R1, ठीक है बेटा, ये डेल्टा 1 का मान। इसी प्रकार से मैं डेल्टा 2 का मान निकालता हूं, तो इसी प्रकार से डेल्टा 2 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 की जगह देख यहां पर, ये टोटल कितना है I2, तो यहां पर भी टोटल कितना हो जाएगा I2। अगर टोटल में से मैं R2 घटा लेता हूं तो क्या बन जाएगा डेल्टा 2, तो क्या हो गया, मैं I2 माइनस R2। ये तुम्हारे पास डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब अपन जानते हैं विचलन कोण होता है क्या बेटा, ये होता है कि दोनों का सम होता है, तो अतः बोल दूंगा संपूर्ण विचलन कोण, अतः संपूर्ण विचलन कोण, तो जिसको लिख रहा हूं मैं डेल्टा से। तो डेल्टा बराबर क्या होगा, दोनों का जोड़ कर लेंगे, यानी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। चलिए बेटा वैल्यूज पुट कर फटाफट से। तो इधर का डेल्टा के डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, I1 प्लस माइनस I1 R1 प्लस इसमें आ गया I2 माइनस R2, ठीक है। जनरली इसको खोल लीजिए, तो ये प्लस प्लस के साथ में आ जाएंगे, तो I1 प्लस I2, और यहां पर देखो दोनों में माइनस कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच गया R1 प्लस R2। आराम से देख लीजिए, समझ में नहीं आई तो इसको एक बार वापस देख लीजिए। सिंपल मैंने क्या किया है, बस इनको सेपरेट करके लिखा है। तो यहां पर तुम्हारे पास समझ में आया यहां तक कि I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, यहां तक समीकरण आपको समझ में आया। इसको अगर मैं बात करूं तो दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अभी तक डेरिवेशन का रिजल्ट नहीं आया, केवल डेल्टा का मान चल रहा है अभी, ठीक है। अब वापस डायग्राम को देख जरा। तो डायग्राम को अगर देखेगा तो एक मैं त्रिभुज ले रहा हूं तुम्हारे पास, एक त्रिभुज ले रहा हूं मैं, त्रिभुज QXR में, QXR। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं भाई, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख सकता हूं R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर दे दीजिए इसको 2। आराम से देख ले कि ये एंगल और ये एंगल तीनों को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक चतुर्भुज ले रहा हूं AQXR, तो चतुर्भुज ले रहा हूं, चतुर्भुज AQXR में गौर से देख, मुझे बता यहां पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो इधर वाला भी पूरा एंगल कितना आ जाएगा, 90। सेम टू सेम यहां पर भी 90 है, तो ये वाला भी कितना आ जाएगा, 90, ठीक है। तो ये दोनों 90 है, तो इसका मतलब ये हुआ चतुर्भुज का टोटल चारों कोणों का योग होता है 360। तो अगर मैं बोलूं ये 90 और ये 90, तो दोनों मिलाकर 180 डिग्री हो गया। तो इन दोनों कोणों का मान 180 डिग्री है, तो पीछे जो दोनों कोण बनेंगे यानी ए और थीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो उनका मान भी कितना जाएगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल कितना होता है, 360 होता है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर इन दोनों कोणों का मान 90 डिग्री है, तो दोनों को जोड़ो तो 180 डिग्री आ गया, ठीक है। तो पीछे जो दो कोण और बचेंगे उन दोनों का योग कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है भाई। तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर दे दीजिए इसको 3, ठीक बेटा। समीकरण 2 और 3 को देखो आराम से, दोनों में RHS सेम है, यानी इसमें भी 180 डिग्री है, इसमें भी 180 डिग्री, यहां पर भी थीटा है, यहां पर भी थीटा है। तो इसका मतलब अगर दोनों की तुलना करें तो ये जो R1 प्लस R2 है, उन दोनों का मान किसके बराबर हो जाएगा, a। तो यहां बोल देता हूं समीकरण 2,3 से। तो क्या होने वाला भाई, 2 और 3 को अगर तुलना करते हैं तो यहां से आ जाएगा R1 प्लस R2 बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास एंगल A। इसको दे दीजिए नई इक्वेशन नंबर 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा गौर से देखो समीकरण 1 को और 4 को, 1 और 4, ये रही 1, ये रही 4 में आपके पास R1 प्लस R2 की वैल्यूज कितनी है बेटा, A है।
तो आप इसकी जगह ए रख सकते हो। तो समीकरण 1,4 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1,4 से क्या होगा, वही होगा जो मंजिले खुदा होगा। तो यहां पर डेल्टा की वैल्यू आएगी, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 यहां तक आ गया, माइनस की वैल्यू है और यहां पर कितना आ गया, R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी रख देंगे, A, किससे, समीकरण 4 से। तो बेटा तुम्हारे पास एक नई इक्वेशन आ गई जिसको मैं समीकरण दे देता हूं 5। बहुत इंपॉर्टेंट है ये IMP, ठीक है बेटा। ये तुम्हारे पास विचलन कोण की समीकरण आई है। डेल्टा होता है विचलन कोण, I1 I2 यहां पर आप जानते हो क्या है बेटा, ये आपके पास आपतन कोण, और I2 क्या है, निर्गत कोण, और A क्या है, प्रिज्म कोण। क्या है बेटा, प्रिज्म कोण। तो समीकरण 5 को गौर से देख, इतना गौर से देख कि उसे शर्म आ जानी चाहिए। और वहां पर अगर आप देखेंगे तो समीकरण जो 5 है उसमें देखिए विचलन कोण का मान केवल और केवल किस पर निर्भर कर रहा है, I1 और I2 पर निर्भर कर रहा है। अर्थात किस पर निर्भर कर रहा है, आपतन कोण पर निर्भर कर रहा है, ध्यान रखना। तो समीकरण 5 से हम कह सकते हैं कि जो प्रिज्म है उसके लिए जो विचलन कोण होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इट इज डिपेंडिंग ऑन द इंसिडेंट एंगल फॉर द गिवन प्रिज्म। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपको ये लिख लेना है। तो क्या लिखूंगा भाई कि प्रिज्म के लिए डेल्टा का मान I यानी आपतन कोण पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर निर्भर करता है। ठीक बेटा, तो अभी तक तो केवल विचलन कोण का मान यानी डेल्टा का मान बना है अभी तक आपके पास I1 प्लस I2 माइनस A, ध्यान रखना। अब इसी के लिए अपन न्यूनतम विचलन कोण निकालेंगे। उससे पहले अगर मैं बोल दूं कि ये जो प्रिज्म जनरल ना लेकर अगर पतला प्रिज्म ले लें, यानी एंगल I1, A, R2, R1 ये सारे अगर बहुत छोटे हो, तब आपके पास डेल्टा का मान क्या बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये अभी तक का पूरा आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर इसको मिटाकर अपन इसी कंडीशन में पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा का पुनः मान निकालते। अभी डेल्टा मिनिमम नहीं निकाल रहे हैं अपन, अभी केवल और केवल डेल्टा ही निकाल रहे हैं। किसके लिए, प्रिज्म के लिए। तो दो डेरिवेशन, यहां से दो फॉर्मूले आएंगे डेल्टा की। एक तो ये आ गया जो कि किस पर डिपेंड कर रहा है, आपतन कोण पर। एक दूसरा आएगा जो पतले प्रिज्म के लिए आएगा जो कि आपतन पर निर्भर नहीं करेगा। अभी डेरिवेशन करते हैं इसको, तो पहले इसको नोट डाउन करो। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये जो अभी समीकरण 5 बना है वो आपको याद रखना है दिमाग में। ठीक है बेटा, अब अपन लेते हैं पतले प्रिज्म के लिए। तो पतला प्रिज्म क्या होता है, अपन ने पहले भी पढ़ा था। पतला प्रिज्म वो होता है जिसका जो प्रिज्म कोण होगा बहुत ही छोटा होगा। कितना छोटा होगा, लगभग 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम का होगा, उससे बोला जाता है पतला प्रिज्म। ठीक है, तो यहां लिख दूंगा नोट में, यदि प्रिज्म पतला लिया जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तब क्या होगा बेटा, तब जितने भी कोण तुम्हें दिख रहे हैं उन सब कोणों को बहुत छोटा बताना। तब एंगल A, I1, I2, ठीक है, या R1, R2 सब क्या लिया जाता है, अति अल्प होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, लेस देन या इक्वल टू होता है 5 डिग्री। ठीक है बेटा, ऐसी कंडीशन की है जब आपके पास पतला प्रिज्म होगा इस तरीके से। मान लीजिए ये प्रिज्म है इस तरीके से, यहां पर ऐसे ये प्रिज्म ले लिया, तो यहां पर जो एंगल दिख रहा है वो मान ले अप्रोक्सीमेट मैंने बोल दिया 4 डिग्री है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास विचलन कितना होगा। ठीक है बेटा, तो मैंने सारी चीजों को क्या बोला, अति अल्प है, कितने से कम है, 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम है। तब अपन क्या ले सकते हैं, जो साइन थीटा रहेगा उसको अप्रोक्सीमेट क्या ले सकते हैं, अपन थीटा ले सकते हैं। ठीक है भाई, ये कब ले सकते हैं, जब प्रिज्म बहुत ही पतला होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब अपने को अपवर्तन का नियम लगाना, स्नेल का नियम पढ़ रखा है सबने, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N2 अपॉन N1 सबने पढ़ रखा भाई। तो मैं पहली सतह के लिए अलग लगाऊंगा, फिर दूसरी सतह के लिए अलग लगाता हूं। ठीक है बेटा, और 5 समीकरण आपको दिमाग में है, ये 5 वाला। तो 5 वाला क्या आया था, समीकरण 5 में अपन ने पढ़ा था डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है, और माइनस का था A। तो ये आपके पास समीकरण 5 है, सब लोग ध्यान रखेंगे, ये काम में आएगी आपके वापस। तो चलिए, पहली सतह के लिए प्रथम सतह है जिसका नाम क्या है, AB, पर स्नेल के नियम से
तो स्नेल का नियम लगाओ ए बी सतह पर। क्या होता है बेटा, स्नेल का नियम बोलता है n1 साइन I1 इज इक्वल टू n2 साइन R2, n2 साइन R, ठीक है, या ऐसा होता है n1 साइन I इक्वल टू n2 साइन R, ये अपना स्नेल का नियम है। अब इस स्नेल के नियम से n1 का मान कितना है, n1 यानी पहला मीडियम कौन सा है बेटा, वायु है, तो n1 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, तो n1 का मान हो गया 1। साइन I1, I कितना है, I1 है, तो ये लिख दूंगा साइन I1, ठीक है, इज इक्वल टू n2 का मान कितना है, n है, और साइन R कितना है, पहली सतह के लिए देखो R1 हो गया, पहली सतह के लिए कितना हो गया R1। अब अपन ने क्या बोला, देखो सारी वैल्यू छोटी है तो साइन थीटा का मान क्या ले सकते, केवल थीटा ले सकते, तो यहां से क्या बन जाएगा, I1 इज इक्वल टू बन जाएगा, ठीक है, I1 इज इक्वल टू n R1, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, I1 बराबर क्या हो गया n R1। इसी प्रकार से अब अपन ले रहे हैं द्वितीय सतह, द्वितीय सतह कौन सी है, AC है, पर स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो क्या होगा, द्वितीय सतह पर स्नेल के नियम लगाइए जरा। द्वितीय सतह के लिए n1 कितना है बेटा, वही n1 का मान तो 1 हो गया, ठीक है, और सॉरी द्वितीय सतह के लिए बात करते हैं, द्वितीय सतह के लिए n1 कौन हो गया, n हो गया, क्योंकि द्वितीय सतह में ये माध्यम हो गया, यहां से प्रकाश बाहर निकल रहा है, तो दूसरा माध्यम हो गया विरल और पहला माध्यम हो गया सघन, तो n1 की जगह तो आ जाएगा n, ठीक है, और साइन I कितना है बेटा, यहां पर I की जगह आएगा R2, तो साइन R2 बराबर इधर वापस क्या हो गया, n2 मीडियम कितना है, n2 मीडियम 1 है, ठीक है भाई, और साइन लिख दूंगा यहां पर मैं I2, साइन हो जाएगा I2, ठीक है, दूसरा मीडियम I2 एंगल बन रहा है, तो वही वापस n R2 बराबर हो जाएगा I2। तो यहां पर देख तुम्हें क्या आ गया, I1 की वैल्यू आ गई और I2 की वैल्यू आ गई। ये अगर मैं दोनों वैल्यू समीकरण 5 में रख दूं अगर, तो क्या होगा देखो, तो समीकरण 5 से तो I1 व I2 का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो रख बेटा, क्या होगा 5 में रख, तो 5 क्या है बेटा, 5 की वैल्यू है डेल्टा इज इक्वल टू I1 की जगह रख दूं n R1, ठीक है, और I2 की जगह क्या रख दूं n R2 प्लस n R2, और माइनस का क्या है ऑलरेडी a, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, तो n अगर कॉमन लिया तो इधर क्या R1 प्लस R2 माइनस का a इक्वल टू क्या आ रहा है डेल्टा। इससे पहले अपन ने पढ़ा था R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी होती है, शायद समीकरण अपन ने 4 पढ़ी होगी, R1 प्लस R2 की वैल्यू पढ़ी थी a, तो यहां पर n की जगह n और इनका मान क्या रख दूंगा a, और यहां पर ऑलरेडी a है, तो दोनों में a कॉमन ले लीजिए, तो डेल्टा मिनिमम बराबर आ गया n-1 इंटू a। ये आपके पास फॉर्मूला आया है विचलन कोण का, लेकिन किसके लिए, पतले प्रिज्म के लिए। किसके लिए आया भाई, पतले प्रिज्म के लिए आया है। तो यहां गौर से देख, कहीं पर भी एंगल I का मान आ रहा है क्या, इसमें इस फॉर्मूले में नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, अपवर्तनांक आ रहा है। इसका मतलब पतले प्रिज्म के लिए जो विचलन कोण होता है वो I पर निर्भर यानी आपतन कोण पर निर्भर ना कर केवल किस पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो लिख देता हूं यहां पर पतले प्रिज्म के लिए, ये कंपटीशन में प्रश्न बन सकता है आपके, पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा का मान किस पर निर्भर नहीं करता है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रिज्म के लिए डेल्टा का मान आपतन कोण I पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि किस पर निर्भर करता है, बल्कि पदार्थ कौन सा, प्रिज्म वाला, पदार्थ के अपवर्तनांक जिसको लिखता हूं मैं n पर निर्भर करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है बेटा, करता है, ठीक, ध्यान रखना। ऐसा कैसा फॉर्मूला आगे डेल्टा मिनिमम का भी आएगा, ठीक है, वो और ये फॉर्मूले दोनों सेम है, लेकिन ध्यान रखना ये पतले प्रिज्म के लिए केवल ही विचलन भी है। तो पतले प्रिज्म के लिए केवल विचलन और उसके लिए जो न्यूनतम विचलन, दोनों का फॉर्मूला सेम आता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना। यानी ये जो फॉर्मूला आया है आगे मैं अभी डेल्टा मिनिमम के लिए भी लेकर आऊंगा पतले प्रिज्म के लिए, ठीक है। तो यहां तक आप उतर लीजिए, ये अभी केवल प्रिज्म के लिए विचलन कोण हुआ है, न्यूनतम विचलन कोण नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो यहां तक का उतर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। चल इसको मिटा देता हूं। तो बेटा अब अपन आगे डेरिवेशन करने जा रहे हैं न्यूनतम विचलन कोण।
मिनिमम डेविएशन एंगल। ठीक, तो न्यूनतम विचलन कोण होता क्या वो पहले देखते हैं। तो हेडिंग लगा ले, न्यूनतम विचलन कोण, विचलन कोण, जिसको डेल्टा करके आगे लगाया जाता मिनिमम, या कुछ किताबों में डेल एम भी लिखा जाता है। ठीक है बेटा, डेल्टा एम। तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? मिनिमम डेविएशन एंगल। तो देखो जब आप प्रिज्म लेकर प्रैक्टिकल करते हो प्रिज्म का, यानी प्रिज्म लेते हो और प्रिज्म में विभिन्न आपतन कोण यानी आई के मानों के संगत विचलन कोण के मान निकालते हो। ध्यान रखना, एक प्रिज्म लेते हो, प्रिज्म में भिन्न भिन्न आपतन कोण आई के मानों के संगत आप किसका मान निकाल रहे हो? विचलन कोण डेल्टा का मान निकाल रहे हो। तब आपके पास एक ग्राफ प्राप्त होता है। जो ग्राफ प्रैक्टिकली प्राप्त हो रहा है वो कैसा होगा वो इधर देख ले फटाफट से। ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, विचलन यहां पर ले रहा हूं, एक्स एक्सिस में ले रहा हूं मैं आपतन कोण, आपतन कोण जिसको बोलता हूं मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, और इधर ले रहा हूं मैं विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण जिसको किससे रिप्रेजेंट करता हूं मैं? डेल्टा से। मिनिमम नहीं है ना। तो इनके बीच जब ग्राफ ड्रा करेंगे अपन प्रैक्टिकल के आधार पर, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो देखो ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर नीचे आ रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट के बाद में वापस ग्राफ क्या चला जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहां पर मैं एंगल इधर वाला एक्स एक्स में मैंने लिया आपतन कोण आई और वाई एक्स में लिया मैंने डेल्टा। तो ग्राफ को देखकर आपको पता लग रहा है कि जैसे जैसे आई का मान मैं बढ़ा रहा हूं तो वैसे वैसे विचलन कोण का मान पहले क्या होता जा रहा है बेटा? कम होता जा रहा है। और कम होता 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 आई के एक विशेष मान पर, आई के एक विशेष मान पर डेल्टा का मान क्या हो जाएगा? कम से कम आएगा, उसके बाद पुनः बढ़ेगा। तो उस विशेष मान को बोला जाता है डेल्टा मिनिमम। ठीक है, उसे पढ़ा जाता है न्यूनतम विचलन कोण। यानी आई का एक ऐसा मान आएगा, इस आई का एक ऐसा मान आएगा जिसके लिए डेल्टा का मान कितना आ जाएगा? डेल्टा मिनिमम हो जाएगा। उस आई से ज्यादा अगर आई बढ़ाएंगे तो वापस डेल्टा का मान बढ़ जाएगा और कम करेंगे तो भी वापस बढ़ जाएगा। और उस विशेष मान पर आई के उस विशेष मान पर डेल्टा का मान मिनिमम प्राप्त होगा। और ऐसी कंडीशन में I1 का और I2 का दोनों का मान सेम आएगा और कितना आएगा? आई हो गया। ठीक है, और जहां आई क्या है? वो विशेष आपतन कोण जिस पर डेल्टा का मान मिनिमम हो रहा है। ठीक है बेटा। और दूसरी कंडीशन, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि I1 और I2 दोनों के मान बराबर आएंगे। और दूसरी कंडीशन की ये जो आपको QR अपवर्तित किरण दिख रही है QR, वो QR BC के कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो दो कंडीशन लिख रहा हूं मैं। पहली कंडीशन, इस स्थिति में, इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में भाई? न्यूनतम विचलन की स्थिति में। पहली कंडीशन I1 बराबर I2 होगा और कितना हो जाएगा? माना कितना है? I हो गया। और इसी प्रकार से जो R1 है और R2 है, इन दोनों के वैल्यू भी बराबर हो जाएंगे और माना कितना है? R ले लिया इनको। ये अपन अपने हिसाब से मान रहे बेटा। I का मान कुछ भी आ सकता है लेकिन दोनों के मान सेम आएंगे। R का भी मान कुछ आ सकता है लेकिन R1 और R2 दोनों के मान कैसे आएंगे? सेम। ये कौन सी कंडीशन में? न्यूनतम विचलन कोण की कंडीशन में। ठीक है, और दूसरा क्या होगा भाई इसमें? जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है जिसका नाम क्या है बेटा यहाँ पर? QR, किसके समानांतर हो जाएगी? आधार BC के, आधार BC के समांतर हो जाती है। कौन सी कंडीशन में? आपके पास न्यूनतम विचलन की कंडीशन में। कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल I1 और I2 दोनों के मान कितने आने हैं? I आने। कब? जब आपके पास डेल्टा मिनिमम होगा। तो अब ऐसी कंडीशन अगर आप यहां पर ले तो देखो अब क्या कर सकते हैं अपन? डेल्टा बराबर क्या मान सकते हैं? डेल्टा मिनिमम रख सकते हैं। ठीक है, और I1 बराबर I2 की जगह क्या रख सकते हो आप? I रख सकते हो। और R1 और R2 की जगह क्या रख सकते हो आप? R। ठीक है, तो यहां पर ये चीज लेनी है। और अब देखिए, पहले इसको लिख देते अपन। समीकरण 4 आप देखना, 4 में, तो समीकरण 4 में आपने पढ़ा था R1 प्लस R2 बराबर होता है A, पढ़ा था। तो समीकरण 4 में R1 प्लस R2 बराबर A होता था। तो R1 और R2 दोनों की वैल्यू कितनी रखनी? R रखनी। तो रखे देखिए, R प्लस R बराबर हो गया A, तो इधर हो गया 2R बराबर A। तो R बराबर कितना हो गया? A बटा 2। समझ में आ रही है? अब इसी प्रकार से आपने अभी जो समीकरण 5 निकाली थी उसमें I1 और I2 की वैल्यू रखी है फटाफट से। तो यहां लिख देता हूं इस जगह, समीकरण 5 में, या समीकरण 5 से सीधा ले लीजिए, 5 से। तो 5 से क्या आ जाएगा? डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 होता है, तो दोनों की वैल्यू क्या रखना? I, तो 2I माइनस का A हो गया। ठीक है, तो यहां से आप I का मान निकालिए तो I बराबर क्या हो जाएगा? और अच्छा, इसमें डेल्टा का मान क्या रखना है? डेल्टा मिनिमम रखना है क्योंकि ये कंडीशन है। तो आपके पास समीकरण 5 से
डेल्टा का मान तो रखना डेल्टा मिनिमम, और आई का मान रखना I1 और I2 दोनों का आई रखना, तो डेल्टा मिनिमम बराबर हो जाएगा 2i माइनस ए। तो यहां पर बन जाएगा डेल्टा मिनिमम और प्लस का ए और बटा में आ जाएगा 2। ये I1 की वैल्यू आ गई, सॉरी आई की आ गई, और ये R की आ गई। ये दोनों मान आ गए, तो अब अपन स्नेल का नियम लगाते हैं। तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम कहता है n2 बटा n1 बराबर होता है साइन I अपॉन साइन R। आपने पढ़ रखा है, ठीक है बेटा। तो I और R की वैल्यू यहां पड़ी है, ये R का मान है, ये I का मान है, और n2 हो गया दूसरे माध्यम का अपूर्णांक। दूसरा माध्यम कौन है? प्रिज्म है, तो उसका पदार्थ का अपूर्णांक n1 यानी n हो गया। और n1 कौन सा माध्यम है? विरल है, जिसका कितना है 1। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे तो क्या जाएगा, n2 की जगह गया n बटा में 1 है, यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है, इज इक्वल टू यहां पर साइन I का मान रखते हैं। तो साइन I कितना है? डेल्टा मिनिमम प्लस का a बटा के अंदर आ गया 2, ठीक है, बटा में आ गया साइन, और R का मान रखना है, तो R का मान कितना आ रहा है? a बटा 2, ये रहा आपके पास, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। जो रिजल्ट किसके लिए आया है, इसको अगर मैं बोलूं समीकरण है 6, तो ये समीकरण 6 किसके लिए रिजल्ट आया है? सॉरी 7, 6 तो अपने पहले हो चुका था। तो समीकरण जो 7 है वो किसके लिए रिजल्ट आया है? अपवर्तनांक के लिए रिजल्ट आया है। यानी अपवर्तनांक किसका है? दिए गए प्रिज्म का, ठीक है, जो किस पर निर्भर कर रहा है? एक तो आपतन कोण पर निर्भर कर रहा है, और एक डेल्टा मिनिमम यानी न्यूनतम विचलन कोण पर निर्भर करता है। तो ये अगर दोनों आपको वैल्यूज दे रखी हो तो आप अपवर्तनांक निकाल सकते हो। तो लिख देता हूं समीकरण 7 प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है, जो कि प्रिज्म कोण ए तथा डेल्टा मिनिमम पर निर्भर करता है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास हो गया। और यहां पर देखो डेल्टा मिनिमम का जो मान दिख रहा है आपको, किसके लिए? प्रिज्म के लिए। क्या इसमें कहीं पर भी n आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये जो है ना डेल्टा मिनिमम, इसको अगर आप चाहो तो समीकरण आप दे सकते हो 6 डेस, ठीक है बेटा, 6 डेस, क्योंकि मैं पहले भूल गया था लिखना इस समीकरण इसका। तो जो डेल्टा मिनिमम है वो भी किस पर निर्भर कर रहा है? आपतन कोण पर। तो प्रिज्म के लिए डेल्टा मिनिमम का मान आपतन कोण I पर निर्भर करता है, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला भी काम आएगा आपके, ठीक है, और ये n के लिए आएगा अपवर्तनांक के लिए। अब अपन देख रहे हैं ये डेल्टा मिनिमम आया एक जनरल प्रिज्म के लिए। अब अगर यही प्रिज्म आपके पास बहुत पतला ले लिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो I है, डेल्टा है, वो सब बहुत छोटे होंगे, यानी उनका जो मान है, मैं उनमें साइन थीटा जो होगा वो अप्रोक्सीमेट तो क्या ले लेंगे अपन? थीटा, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर ले, फिर अपन पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला बनाते हैं। जो कि पहले फॉर्मूला आया था वही आएगा अभी, तो इसको राइट डाउन करो। चल मिटा देता हूं इसको। तो बेटा अब अपन देख रहे हैं पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण। पहले देखा था पतले प्रिज्म के लिए केवल विचलन कोण, अब देख रहे हैं न्यूनतम विचलन कोण। रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। तो अब मैं विशेष स्थिति दे रहा हूं, विशेष स्थिति पतले प्रिज्म के लिए जो साइन थीटा होगा उसको अप्रोक्सीमेट क्या लेना है? थीटा। तो अभी अभी आपने n का लिया था, n बराबर लिया था साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, ठीक है, और बटा में आया था साइन a/2। तो दोनों को अगर साइन को साइन थीटा लेंगे तो आपको यहां से n का क्या रिजल्ट आ जाएगा? डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 और बटा में आ जाएगा a/2। 2 से 2 कट गया तो n बराबर आ गया डेल्टा मिनिमम प्लस a बटा के अंदर a। ये रिजल्ट n का आ गया। फिर यहीं से पक्षांतर करोगे तो डेल्टा मिनिमम का रिजल्ट आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? n - 1 इंटू a, ठीक है बेटा। तो यहां तक का आपके डेरिवेशन पूरा हुआ, ठीक है। तो नाम डाउन कर लीजिए।